हेलो डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रिज में लेक्चर नंबर 5 बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम मेजरमेंट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं, मेजरमेंट एंड एरर। अभी चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में ये है लेक्चर नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल का सिंपल नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए @HP_1729, आपको चैनल मिल जाएगा। आपको चैनल पे कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पहली चीज़ है इसमें कि सोर्स एंड डिटेक्टर। तो डिटेक्टर कितने टाइप का होता है, ठीक है, और डीसी में कौन सा डिटेक्टर होगा, एसी में कौन सा डिटेक्टर होगा, वो देखेंगे। सोर्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि नॉर्मली पावर लाइन सोर्स इज बीइंग यूज्ड एज सोर्स इन एसी ब्रिज। ठीक है, एसी ब्रिज में हम लोग पावर लाइन सोर्स यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर है, जिसको हम डिटेक्टर के तौर पे यूज करते हैं ब्रिज में। अभी पहले चीज़ देखिए, डीसी गैल्वेनोमीटर है। ऑब्वियसली डीसी है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0 हर्ट्ज में। तो हम ये सिर्फ और सिर्फ डीसी ब्रिज में यूज करेंगे। डीसी गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन डीसी ब्रिज। रिमेनिंग जो ये चार दिख रहे हैं आपको, ये चारों किस में यूज होंगे, एसी ब्रिज में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको कराया है। एसएससी जेई में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ध्यान रखना। अब एसी ब्रिज में पहला गैल्वेनोमीटर होता है वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है ट्यूनेबल गैल्वेनोमीटर, तीसरा होता है टेलीफोनिक गैल्वेनोमीटर और जिसको हेडफोन्स भी बोलते हैं, और चौथा होता है सीआरओ। अब देखो, इसका रेंज जो है फ्रीक्वेंसी का है कि वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर 2 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक यूज कर सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर है तो इसके बीच में ही फ्रीक्वेंसी रहेंगे। ट्यूनेबल गैल्वेनोमीटर की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज है, और हेडफोन्स की 250 टू 4 किलो हर्ट्ज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट ये नाम तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी अगर याद रखो तो बेहतर है। और सीआरओ मेगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, जो ब्रिज आप पढ़ोगे ना, उस ब्रिज में, एसी ब्रिज में क्या होता है, जिसके उसके जो 4 आर्म्स होते हैं, उसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, कभी कॉइल होगा। ठीक है, तो हम कॉइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कॉइल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ये आपको पता है। ठीक है, कॉइल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि उसमें क्या है, एल रहेंगे। कॉइल में क्या रहता है, कॉइल कॉइल का मतलब होता है इंडक्टेंस, और अगर इंडक्टेंस है तो उसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, बराबर है। इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है कि कॉइल कंटेंस है रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो होता ही है, बट उसमें ये जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि कोई भी कॉइल प्योर नहीं होता। अगर वो प्योर होगा तो प्योरली इंडक्टिव होगा, उसमें रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। मतलब कॉइल अगर आइडियल है, कॉइल इज आइडियल, अगर कॉइल आइडियल है तो प्योरली इंडक्टिव नेचर का होगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कॉइल हैज मिनिमम रेजिस्टेंस। सही बात है, कॉइल के पास कितना क्या होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस। समझ गए ना। तो फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, अब क्या है, मिनिमम अगर रेजिस्टेंस होना है तो आर क्या होता है उससे, रो एल बाई ए। तो इसको कांस्टेंट ऊपर को मानो। तो अगर ये मिनिमम होना है तो इसका मतलब कॉइल जो है थिक वायर से बनना चाहिए। तो वही लिखा है, कॉइल शुड बी मेड अप ऑफ थिक वायर। ठीक है, कॉइल शुड बी मेड अप ऑफ थिक वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, जो कॉइल है ना, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर होते हैं। तो कॉइल में एक लो क्यू फैक्टर होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। तो लो क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, क्यू का वैल्यू 0 to 1 होगा। एक होता है मीडियम क्वालिटी फैक्टर, जिसका वैल्यू 1 to 10 होगा। और एक होता है हाई क्वालिटी फैक्टर, जिसमें क्यू का वैल्यू 10 से ज़्यादा होगा। मैंने क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया था। इट मीन्स कि एक सर्किट जिसमें हाई क्वालिटी फैक्टर, इट मीन्स दे आर हाईली कैपेबल टू स्टोर द एनर्जी। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है आपका। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में आप देखो, पहला जो ब्रिज है दैट इज मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल एलसी ब्रिज। तो ये जो है, ये ब्रिज यूज होता है मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए। ठीक है, मीडियम मतलब क्यू 1 to 10। उसके बाद होता है, पहला ये हो गया मैक्सवेल एलसी ब्रिज। दूसरा होता है हेज ब्रिज, जो हाई, हेज बोले तो हाई, तो हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है। एंडरसन्स ब्रिज, तो वो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज मतलब मीडियम क्वालिटी फैक्टर, याद किस रहेगा, एम फॉर मैक्सवेल, एम फॉर मीडियम, एच फॉर हेज, एच फॉर हाई, तो हाई क्वालिटी फैक्टर। एंडरसन्स, ये ध्यान रखना, एंडरसन्स ब्रिज जो होता है लो क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, जो कि 0 to 1। और एक होता है ओवेंस ब्रिज, दैट इज यूज फॉर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू के लिए मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है,
तो हम एक एक करके देखेंगे। अब चूँकि लंबा सीरीज, ये लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए हो सकता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रिज डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ें। फिलहाल हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में बात करते हैं। देखो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो है वो इस तरह का होता है, आप देख लो। जैसा कि ब्रिज में क्या होता है, चार आर्म्स होंगे, 1 2 3 4। उसके बाद एक्साइटेशन होता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर होता है। अब क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स को आप चेंज करते जाओ और उसके हिसाब से आपको अलग अलग ब्रिज मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, देखो इस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में, मैक्सवेल एलसी ब्रिज में जो पहला आर्म है दैट इज Z1। Z1 क्या है, Z1 इज R1L1, ठीक है, Z1 इज R1L1। और यही जो L1 है ना, दैट इज अननोन इंडक्टेंस, दैट इज अननोन इंडक्टेंस, ठीक है। और R1 क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक। तो यही L1 और R1 आपको निकालना है, दैट इज ये अननोन पार्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, अननोन। R3 दिया रहेगा, नोन है। R2 भी अननोन है। R4 और C4 जो है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल पैरामीटर्स है। तो भाई देखो ब्रिज में क्या होता है, सिंपल, कि हम लोग जो अननोन पैरामीटर है ना उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, R4 की मदद से, ठीक है, R4 की मदद से। मान लो कि हमको, और ध्यान रखना, अब चूंकि ब्रिज है तो आपको बैलेंस करना ही करना है। बैलेंस करने के बाद आपको वेरिएबल पैरामीटर्स की मदद से ये वैल्यू निकालना है। बात समझ रहे हो। लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि मान लो तुमको किसी ने L1 का वैल्यू दे दिया, उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। L1 का किसी ने वैल्यू दिया और बोला कि भाई पता करो इसका वैल्यू क्या है। तो आप L1 लगा दिए इसमें। अब क्या किया आप, R4 और C4 जो भी है उसको आप मान लो एक कॉइल दे दिया, बोला कि भाई L1 और R1 पता करो, तो कॉइल को यहाँ पे लगा दिए। अब क्या करोगे, R4 और C4 को वेरी करते जाओ। जिस R4 और C4 के वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, वही वैल्यू आपको बताएगा कि R1 और L1 का वैल्यू क्या है। बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, अब देखो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो आपको R4 का वैल्यू पता चल जाएगा, C4 का वैल्यू पता चल जाएगा कि भाई उस वैल्यू पे ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंस हो रहा है। तब हम इसको फॉर्मूला देखेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला आता है, बैलेंस करने के बाद उससे आप वैल्यू निकालोगे। अब क्या कहता है इन दिस, ये समझ में आया भाई कैसे हम किए, कि आपको एक कॉइल दे देगा, पता करना है कि भाई इसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बताओ। तो सिंपल इसको इसमें लगा दोगे और R4 C4 को वेरी करो, जिस वैल्यू पे ये वैल्यू गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, बैलेंस हो जाएगा, वहीं पे R4 और C4 आपको डिसाइड होगा कि ये वैल्यू है जिस पे अपना बैलेंस हो गया ब्रिज। अब इस दोनों फार्मूला को, और मतलब इस वैल्यू को R4 C4 R2 और R3 को यूज करके R1 L1 का वैल्यू पता कर लोगे। उसको देखते आगे। इन दिस ब्रिज एन इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर, बराबर है C4 और R4। इसको कंपैरिजन करके आप R1 और L1 का वैल्यू निकालोगे, बराबर है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अब दिस ब्रिज इज लिमिटेड फॉर क्यू मीडियम क्यू क्वाइल्स, ठीक है, मीडियम क्वालिटी वेक्टर क्वाइल्स, दैट इज क्यू लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1। गलत लिखा गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो L1 R1 को मैंने बताया कि L1 इज अननोन इंडक्टेंस, R1 इज इफेक्टिव इंडक्टेंस, R4 और C4 वेरिएबल, R2 R3 नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 R1 QF, ठीक है। एक बात बताओ, दिस इज Z1, दिस इज Z2, Z2, ठीक है, Z2 लिखो, Z3 एंड दिस इज Z4। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो क्या लिखोगे, Z1 Z4 दिस इज इक्वल टू Z2 Z3। यहाँ से आपको Z1 का वैल्यू निकालना है, क्या करोगे, Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z4, ठीक है। Z2 Z3 क्या है, R2 R3 इंटू 1/Z4। अच्छा एक बात बताओ, R2 R3 तो लिख दिए, 1/Z4 अभी पैरेलल सर्किट है, तो अगर 1/Z4 लिखना है तो क्या होगा, मतलब 1/Z4 बोले तो 1/R4, ऐसे ही करते हो ना पैरेलल में, 1/XC, बराबर है ना, X4 हो जाएगा। आई मीन क्या बोलते हैं उसको, 1/R1 प्लस 1/XC करोगे तो 1/J ओमेगा C4 होगा, ठीक है।
तो जब इसको करोगे आप R2 R3 1/R4 प्लस j⍵C4, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो दिस इज R2 R3/R4 प्लस j⍵R2 R3 C4। अब देखो Z1 को क्या लिखोगे, R1 प्लस j⍵L1 लिखोगे। तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, R2 R3/R4 लिखो यहाँ पे। R1 का वैल्यू R2 R3/R4 और ⍵L1 का वैल्यू करोगे तो आएगा ⍵C4 R2 R3। देख लो, ⍵L1 इक्वल टू ⍵C4 R2 R3 या ⍵R2 R3 या C4, ठीक है, यही हो गया। सो यहाँ से L1 का वैल्यू अगर निकालोगे तो दैट इज ⍵R2 R3 C4, यही वैल्यू निकलता है। अब एक चीज़ देखो, हम आपको बताएं कि R4 इज वेरिएबल, C4 इज वेरिएबल, करेक्ट है। R4 इज वेरिएबल, C4 इज वेरिएबल। अब देखो, मान लो तुम जब वेरी करोगे तो दोनों को, जब वेरी करोगे तो R4 भी वेरी होगा, C4 भी वेरी होगा। लेकिन जब R4 वेरी होगा तो R1 का वैल्यू डिसाइड होगा, और C4 जब वेरी होगा तो L1 का वैल्यू डिसाइड होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली R4 को वेरी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो R4 को आप वेरी करो, फिर C4 को वेरी करो, मतलब R4 के वेरी करने से C4 में कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम R4 को वेरी करते और इसमें भी C4 होता तो R4 और C4 को आप डिपेंडेंट कर देते, फिर कि किस तरह से करें कि हमारा जो बैलेंस है ब्रिज बैलेंस हो जाए। अभी क्या है, R1 के केस में सिर्फ R4 आ रहा है और L1 के केस में सिर्फ C4 आ रहा है। सॉरी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो क्या है ना कि जो R1 और L1 का जो इक्वेशन निकला है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। देख रहे हो कि R4 को वेरी करने से सिर्फ R1 आएगा, C4 को वेरी करने से सिर्फ L1 आएगा। R1 C4 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, L1 R4 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात? देखो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। जो इक्वेशन आपको मिला है टू इंडिपेंडेंट बैलेंस्ड इक्वेशन, इफ वी चूज R4 एंड C4 वेरिएबल, तो आपको टू इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिला है दैट इज फॉर R1 एंड L1, ठीक है। और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तुम बोलोगे सर R2 R3 तो है ना, भाई R2 R3 तो नॉन पैरामीटर है, ये वेरिएबल थोड़े ना है, इसीलिए तो हम इसको वेरिएबल नहीं चूज किया। अगर इसको चूज करते तो R2 और R3 इसमें भी है और R2 R3 इसमें भी है, तब तो ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड हो जाता। हम ध्यान रखना, वेरिएबल उसी को चूज करते हैं जिससे दो वैल्यू जो आप अननोन वैल्यू निकाल रहे हो दैट विल बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए हम R4 C4 को जब वेरिएबल चूज किए तो उससे क्या हुआ कि R4 को वेरी करने से सिर्फ R1 पे फर्क पड़ा, C4 को वेरी करने से सिर्फ L1 पे फर्क पड़ा। इसलिए R1 L1 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है, टू इंडिपेंडेंट बैलेंस इक्वेशन इफ वी चूज R4 एंड C4 एज वेरिएबल। उसके बाद हमारा दोनों पैरामीटर्स आप देखो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, तो वो चीज़ बताया गया है, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद मैक्सवेल एलसी ब्रिज इज वेरी यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस। ध्यान रखना, एट पावर एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस के लिए यूज किया जाता है इंडक्टेंस एलसी ब्रिज। ये एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखो क्या होता है यहाँ पे क्यू का वैल्यू, हाँ अब देखो क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी आपने यहाँ पे R1 और L1 तो निकाल लिया, क्यू का वैल्यू क्या होगा? एक बात बताओ, क्यू का वैल्यू इस ब्रिज से, इसको बताओ R1 L1 को, क्यू का वैल्यू आप क्या लिखोगे? क्यू का वैल्यू लिखोगे x1/R1 दैट इज ⍵L1/R1 लिखोगे ना। अब L1 का वैल्यू पता है, पुट करो। L1 का वैल्यू क्या है? R2 R3 C4। R1 का वैल्यू R2 R3/R4 क्या आएगा? देखो R2 R3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? ⍵R4 C4। यानी जो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू दो आया, एक तो ⍵L1/R1 एंड दैट इज ⍵R4 C4, ठीक है, ये आया। मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर हम क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू बढ़ाए
ये हम बताए कि क्वालिटी फैक्टर मीडियम के लिए यूज होता है, मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वालिटी फैक्टर का रेंज बढ़ा दे। तो क्वालिटी फैक्टर तुम बढ़ाओगे तो C4 क्या होगा, C4 भी बढ़ेगा। अब C4 बढ़ेगा तो C4 का जो फॉर्मूला होता है ना, एप्सिलॉन A/D, तो अगर तुम C4 बढ़ाओगे ना तो इसका कॉयल का जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगा। कॉयल का थिकनेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ जाएगा, मटेरियल क्वांटिटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, देखो ये ना, ये जो ब्रिज है इसमें एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है, इसलिए ऑलरेडी ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, और भी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और भी कैपेसिटर में कैपेसिटर का वैल्यू और बढ़ाना चाहते हो ताकि क्यू बढ़ जाए। ये बढ़ाने से कॉस्ट तो और बढ़ जाएगा भाई, ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव है, और कैपेसिटर बढ़ाने से वैल्यू और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए ये ब्रिज इज लिमिटेड फॉर मीडियम क्वालिटी फैक्टर। मैंने वो सारा चीज़ लिखा है कि क्यू अगर ज़्यादा है C4 ज़्यादा होगा, C4 ज़्यादा होने से कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। सो मैक्सवेल एलसी ब्रिज इज यूज फॉर मीडियम क्यू नॉट हाई क्यू, ठीक है। तुम हाई क्यू करने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए आप मीडियम क्यू तक ही सीमित रह जाओ, ठीक है। अब देखो ये जो हमने आपको दिखाया दैट इज मैक्सवेल एलसी ब्रिज, इसमें सप्लाई क्या था, AC सप्लाई था। देखो वेरी वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी था। हम सोचते हैं कि मान लो सप्लाई की जगह पे DC, लेकिन देखो जब भी मैक्सवेल एलसी ब्रिज की बात होगा तो हमेशा AC सप्लाई ही रहेगा। हम एक केस लेकर चल रहे हैं कि अगर किसी ने हमको बोल दिया कि आप AC की जगह पे DC ले लो, तो DC के केस में फ्रिक्वेंसी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो C4 वाला जो है, मान लो इसको X4 मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/ω/C4। तो ये इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। ओमेगा बोले तो 2πf, 2πf फ्रिक्वेंसी जैसे ही डालोगे तो नीचे में 0 है, 1/0 इनफाइनाइट, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ R4 बचेगा। L1 में अब तुम एक काम करो, X1 को क्या लिखोगे, ω/L1 दैट इज 2πf/L1। फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 0 डालोगे 0 हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या बचेगा, R1 R3 R4 C4 R2, R1 R2 R4 R3। तो सिंपल है, क्या बन जाएगा ये, व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज एट DC सप्लाई। समझ में आई बात, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर्स, ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स एंड हेडफोन्स आर यूज्ड इन। भाई देखो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर एंड हेडफोन्स आर यूज्ड इन व्हिच ब्रिज, AC और DC, मैंने आपको बताया था। और एक CRO, सब AC ब्रिज में यूज होता है। DC ब्रिज में सिर्फ DC गैल्वेनोमीटर यूज होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, B। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कौन सा क्यू, बताओ, लो, मीडियम और एक है हाई। कौन से क्यू के लिए यूज होगा भाई, मीडियम क्यू, ठीक है। सो दैट विल बी B ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस Lx एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rx, ठीक है। मैंने बताया था Rx क्या है, रेस्पेक्टिवली फॉर द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर मतलब इसका मतलब ही है, क्या मतलब है, इट मीन्स बैलेंस ब्रिज। और अगर बैलेंस ब्रिज है तो कैसे निकालोगे बताओ, मैंने आपको ये कौन सा ब्रिज है बताओ, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है ना, मैक्सवेल LC ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, वही है ना। R1 L1 R2 R3 R4 C4, यही है ना। तो ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज है, मतलब मैक्सवेल LC ब्रिज है, ठीक है। तो मैक्सवेल LC ब्रिज में जब आप R1 का वैल्यू लिखते हो तो क्या आ जाता, R2 R3 और R4, इंडिपेंडेंट फ्रॉम C4। L1 का वैल्यू R2 R3 और C4, वैल्यू पुट करो। R2 का वैल्यू क्या है, 40 है, 20 R3 है, और R4 30 है, कितना आ जाएगा, 80/3, 3×2 = 6, 3×6 = 18.67 ओम आएगा। और इसका वैल्यू बताओ, R2 40 × 20, C4 कितना है, 40 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, 4×2 = 8, 32, 000 माइक्रोफैराड है। तो आप सिंपल 32
मिली फैराडे भी बोल सकते हो। तो 32 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मैं जस्ट करके दिखा दिया आपको। इस क्वेश्चन में देखो, ये भी क्या बोल रहा है, मैक्सवेल ब्रिज। लेकिन आप ब्रिज को देख के बताओ क्या है। मैक्सवेल ब्रिज को देखकर, इस ब्रिज को देख करके क्या लग रहा है, दिस ब्रिज इज मैक्सवेल एलसी ब्रिज। पहले ब्रिज को पहचानना बहुत जरूरी है भाई, मैक्सवेल एलसी ब्रिज। देखो आमने सामने आरएल, और एक तो सीरीज आरएल सर्किट रहेगा और उसके सामने पैरेलल आरसी सर्किट रहेगा। उसके बाद दोनों बाकी जो रिमेनिंग ये साइड्स है और आर्म्स है उसमें आर रहेंगे, ठीक है। आपको आर और एक्स का वैल्यू निकालना है भाई। देखो आर एक्स का वैल्यू तो सिंपल है, आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? R2 R3/R4, 2750। R4 का वैल्यू कितना है? 4000। पुट कर दो। तो देखो ये से 2 मरतबे में कटेगा, और ये जब 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंच 10, 375। देखो तो 375 ओम है किसी में? है। देखो बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद एल उल निकालने, सी निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, मतलब एल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दो ऑप्शन में 375 होता तो सोचता। तो ऑप्शन विल बी डी, खत्म। तुम करके देख लेना एलेक्स कितना आ रहा है, और बताना मेरे को सही है कि नहीं। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। भाई मैंने आपको क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू बताया था, क्या था? एक तो था ओमेगा L1/R1, और इसमें L1 R1 का वैल्यू पुट करो तो क्या आता था? ओमेगा R4/C4, यही आता था ना। तो देख लो कौन सा है, विच ऑप्शन विल बी दिस, ए ऑप्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ठीक है, अगर डिसिपेशन फैक्टर पूछता तो क्या होता? 1/Q, सो दिस विल बी 1/ओमेगा R4/C4, याद रहेगा ना? ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप मेरे को क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है, ऐसे करके। ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर फॉर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज गिवन बिलो व्हेन ब्रिज इज सप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 20 to 50 हर्ट्ज। ठीक है भाई, एक काम करते पहले देख लो, हम एक बता देते हैं। इसमें क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू देखो क्या होता है। क्यू इक्वल टू मैंने बताया ओमेगा R4/C4, सिर्फ मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ओमेगा का वैल्यू लिखो 2πf R4/C4, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, R4 60, ये 25 इंटू -6। पुट करो यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आएगा बताओ? 50 दूना 100, ये आ जाएगा 314, और ये मल्टीप्लाई करो 25 चौक 150, 1500 इंटू 10⁻⁻6। क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करो भाई, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करो पहले। 15 चौका 60, हासिल 6, 15 6 21, हासिल 2, 15 तिया 45, 2 47, और उसके बाद डबल जीरो। 10 के पावर -6 है, तो यहाँ पे 5 ही, हाँ 6 हो गया। तो सिंपल क्या करो, डेसिमल यहाँ पे बैठा दो, यही आंसर है 0.47, डी ऑप्शन। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है फटाक फटाक। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, और ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ये आपका HW है, आप कमेंट में बताना ही बताना भाई, ठीक है। उससे हमको लगता है कि आप देख रहे हो और सॉल्व भी कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर व्हाट। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज, अब देखो यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज बोला है। देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था एक्चुअली। मैक्सवेल्स ब्रिज में ना 2 ब्रिज आता है। एक आता है मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज, और दूसरा है मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज, ठीक है। मैं मैक्सवेल एलसी ब्रिज आपको पढ़ा चुका हूँ, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, देख लो। ये है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इसमें क्या होगा, R1L1 रहेगा। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में R1L1, उसके अपोजिट साइड में क्या था, आर और मतलब RC पैरेलल सर्किट था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये RL सर्किट है ना, उसके नीचे में RL सीरीज सर्किट जो वेरिएबल है वो दिया रहेगा। उसके बाद R3 और R4 नॉन रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो R1L1 ये है अननोन पैरामीटर्स, अननोन पैरामीटर्स। अब R2 और L2 वेरिएबल पैरामीटर से आपको निकालना है
R1L1 का वैल्यू। सबसे पहले देख लो कि ये जो ब्रिज है ना, दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर अननोन इंडक्टेंस प्रेजेंट इन द ब्रिज, बराबर है L1 का वैल्यू और R1 का वैल्यू निकालना है। इन दिस मेथड टू मेजर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बाय कंपैरिजन विथ इंडक्टेंस बाय नॉन सेल्फ इंडक्टेंस, यानी नॉन सेल्फ इंडक्टेंस को ही मदद लेकर के आपको बताना है। यानी ये जो नॉन नॉन नहीं बोल सकते हो, इसको बोलो वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस को देख करके फिर उसके बाद आप इस कॉइल को कैसे पता करोगे कि मान लो कि L2 का वैल्यू और R2 का वैल्यू वेरी करो, तो जैसे ही वेरी करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैलोमीटर जीरो शो करेगा। उस कंडीशन में आप ये और ये वैल्यू आपको पता हो जाएगा। जैसे ही ये जीरो शो किया तो वो वैल्यू को यूज करो R3 और R4 के साथ, और फिर किसके एक्सप्रेशन में, R1L1 के एक्सप्रेशन में, R1L1 के एक्सप्रेशन में ये सारा वैल्यू यूज करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो ब्रिज है एक्चुअली मीडियम रेंज ऑफ इंडक्टेंस के लिए यूज होता है। तो एलसी ब्रिज था वाइड रेंज ऑफ था, बट ये जो है मीडियम रेंज ऑफ इंडक्टेंस के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है, वाइड रेंज के लिए यूज करना तो एलसी ब्रिज लाओ। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम कैसे पता करेंगे बताओ आर, तो देखो भाई सिंपल है, मैंने आपको बताया था। लेट्स से दिस इज Z1, दिस इज Z2 और R3 R4 रहने दो। अब क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करो ये अपोजिट साइड को, जैसे Z1 इंटू R4 दिस इज इक्वल टू Z2 इंटू R3। अब यहाँ से Z1 का वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, Z2 R3 बाई R4। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। Z1 का वैल्यू आ गया Z2 R3 बाई R4। पुट करो Z2 और Z1 का वैल्यू, Z1 का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस J ओमेगा L1 दिस इज इक्वल्स टू Z2 R2 प्लस J ओमेगा L2 इंटू R3 बाई R4। तो यहाँ से जब आप R1 का वैल्यू लोगे ना, क्या होगा, R2 R3 बाई R4। ठीक है, और उसी तरह से L1 का जब वैल्यू लोगे तो R3 बाई R4 एंड L2। देखो इसमें भी जैसे कि R2 एंड L2 ये वेरिएबल पैरामीटर है, तो जब इसको वेरी करोगे तो R2 अलग वेरी होगा, L2 अलग वेरी होगा। तो उस कंडीशन में देखो जब R2 का वेरी करो तो उससे L1 अफेक्ट नहीं हो रहा है, और जब L2 को वेरी करो तो R1 अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, आपको दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिले हैं, टू इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिले हैं। ठीक है, दूसरा इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरी फ्रीक्वेंसी है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यही चीज़ें था, तो ये ब्रिज को आप ध्यान रखना भाई, ये ब्रिज इस तरह से होता है, R1L1 R2L2 R3 R4। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये कौन सा ब्रिज है बताओ जरा, व्हिच ब्रिज इज दिस, बताओ भाई ये ब्रिज कौन सा है, दिस ब्रिज इज व्हाट। देखो R1L1 R2L2 R3 और R4, मतलब कहने का मतलब ये जो है ये एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है, और उसके बाद प्योर रेजिस्टेंस है। तो ये जो है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, ये मैक्सवेल एलसी ब्रिज नहीं है, दिस इज मैक्सवेल एल ब्रिज, इंडक्टेंस ब्रिज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब R1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दिस R1 इज R2 R4 बाई R3 और L1 इज, बताओ भाई L1 विल बी व्हाट, L1 विल बी R2 बाई R4 इंटू L3 सॉरी क्या हो जाएगा, L4 ये हो जाएगा, दिस इज R2 L4 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, अब अगर मान लो ये Z दिया हुआ है, सिंपल इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो ये क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया भाई, मतलब सिंपल इसमें बैलेंस ब्रिज है तो क्या होगा, Z1 R3 दिस इज इक्वल्स टू Z4 R2, यही तो होगा एट बैलेंस कंडीशन। तो Z1 R3 किधर है, Z1 R3 दिस, Z2 R4 दिस, ऑप्शन सी। अगर हो जाए तो फॉलोइंग इज नॉट ए डिटेक्टर यूज्ड इन एसी ब्रिज, ट्यूनेबल एम्पलीफायर यूज होता है, हेडफोन्स होता है, वाइब्रेशन गैलोमीटर होता है, वाइब्रेशनल वाट मीटर्स नहीं भाई ये नहीं होता है। सो पूछता है व्हिच इज नॉट
ए डिटेक्टर, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन ना, ये बताओ कौन सा ब्रिज है पहले तो देखो, आर और एक्स, ये जो क्वाइल है एक, उसके बाजू में एक क्वाइल है और फिर बाकी रेजिस्टेंस है। तो एक क्वाइल दूसरे उसके बाजू में, मान लो ये क्वाइल इधर होता या फिर इधर होता तो भी इसको बाजू ही बोलते हैं। इसके बाजू में दो है ना, R2 है और एक इधर क्वाइल है। तो अगर ये क्वाइल इधर होता और R2 इधर होता तो भी बाजू में बोलता, मतलब एक क्वाइल के बाजू में दूसरा क्वाइल है और बाकी दो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कौन सा ब्रिज है? मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है भाई, आप ये आपके लिए HW है। आप इसमें सिंपल LX बताओ, मतलब L कितना, कौन सा बताना है? यू हैव टू फाइंड LX एंड RX। बताओ मेरे को कितना होगा। ठीक है, बता करके कमेंट में डालो कि सर ऑप्शन विल बी दिस करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इतना ही आज के लिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।